एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के 9 श्लोक हम पहले पढ़ चुके हैं 2 भागों में। आइए 10वां श्लोक पढ़ते हैं। 10वां श्लोक है हमारा वाष्प संचन्न सलिला ऋतु विज्ञेय सारसः हिमाद्रवालुका स्थिरैः सरितो भान्ति सांप्रतम। तो इसमें हेमंत ऋतु के बारे में बताया है। हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इस ऋतु में नदियाँ किस प्रकार सुशोभित होती हैं या नदियाँ किस प्रकार शोभा पाती हैं। कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में। तो महर्षि वाल्मीकि ने यह हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए साथ साथ नदियों के प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत अनुपम सौंदर्य या अद्भुत उनकी आकृति को प्रस्तुत किया है। तो श्लोक है हमारा वाष्प संचन्न सलिला। वाष्प का अर्थ हो गया कोहरा। तो कोहरे से संचन्न का अर्थ होगा आच्छादित या ढकी हुई। तो कोहरे से ढके हुए सलिला पानी वाली। सलिल शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होगा। सलिलम सलिले सलिलानी अगर रूप चलाएंगे पानी के अर्थ में, और सलिला का अर्थ है पानी वाली या पानी से युक्त। ये नदी के लिए आया है। तो वाष्प संचन्न सलिला कोहरे से ढके हुए पानी वाली। पहले शब्द का अर्थ हो गया कोहरे से ढके हुए पानी वाली या जिसके पानी को कोहरे ने ढक लिया है। दूसरा शब्द है ऋत विज्ञेय सारसः। ऋत का अर्थ होता आवाज या शब्द। तो आवाज से विज्ञेय पहचाने गए। आवाज से पहचाने गए। विजय मतलब जिनको जान लिया है, जिनकी आवाज से पता लग रहा है कि ये सारस पक्षियों की आवाज है। तो आवाज से पहचाने गए सारसः सारस पक्षियों वाली। सारस पक्षियों वाली। अब इसका अर्थ ये हुआ कि सारस पक्षी जहाँ रहते हैं, जिन नदियों में सारस पक्षी रहते हैं, उनको हम किससे पहचानते हैं? उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। वो अब हेमंत ऋतु में दिखाई नहीं दे रहे हमें सारस पक्षी। तो हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। किससे? उनकी आवाज़ से। तो आवाज़ से पहचाने गए सारस पक्षियों वाली, या जिनकी आवाज़ को सुनकर लगता है कि इस नदी में सारस पक्षी रहते हैं या जल क्रीड़ा करते हैं। आगे दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है हिमाद्र बालुका स्थिरैः। हिमाद्र, हिम का अर्थ होता है बर्फ। बर्फ से आर्द्र का अर्थ होता है गीली, और बालुका का अर्थ होता है बालू, रेत, मिट्टी। तो बर्फ से गीली रेत वाली। हिम आर्द्र, हिम बर्फ से आर्द्र गीली, बालुका रेत वाली। बर्फ से गीली रेत वाली या बर्फ ने जिसकी रेत को गीला कर दिया। तो बर्फ से गीली रेत वाली सरिता नदियाँ तीर ही किनारों से सांप्रतम अब भांति प्रकाशित हो रही या प्रकाश में आ रही है। क्योंकि हेमंत ऋतु में कोहरा छाया हुआ होता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को साफ देख नहीं सकते या देखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हेमंत ऋतु में नदियों की स्थिति बताइए कि नदियाँ किस प्रकार से सुशोभित होती हैं, नदियों को हम कैसे पहचानते हैं, नदियों को कैसे प्रकाश में लाते हैं। तो नदियाँ प्रकाश में कैसे आती हैं? वाष्प संचन्न सलिला। एक तो वो कोहरे के कारण पानी, जिनका पानी ढक लिया गया है, यानी कि कोहरे के कारण जिन नदियों का पानी ढक लिया गया है। ऋत विज्ञेय सारसः, आवाज़ से पहचाने गए सारस पक्षियों वाली। कोहरे से ढके हुए पानी वाली, आवाज़ से पहचाने गए सारस पक्षियों वाली। हिमाद्र बालुका, बर्फ के कारण गीली रेत वाली। सरितः नदियाँ सांप्रतम अब तीर ही भांति किनारों से सुशोभित हो रही हैं। क्योंकि कोहरे के कारण उसका पानी भी दिखाई नहीं दे रहा और उसमें जल क्रीड़ा करते हुए सारस पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसी नदियाँ अपने किनारों से, जिनके किनारों की मिट्टी जो रेत जो वो बर्फ के कारण गीली हो गई है, ऐसी नदियाँ अब हेमंत ऋतु में, सांप्रतम का अर्थ अब का मतलब हेमंत ऋतु में, अब हेमंत ऋतु में अपने किनारों से प्रकाश में आ रही है या जानी जा रही है, या उनके किनारों को देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं, या उन सारस पक्षियों की आवाज़ को सुनकर हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ नदियाँ हैं। अगला और अंतिम श्लोक है हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः चंद्रोपि बभ्राज तथाम्रस्थः।
इसमें महर्षि वाल्मीकि ने चंद्रमा के बारे में बताया है, चंद्रमा की शोभा के बारे में बताया है कि चंद्रमा किस प्रकार सुशोभित होता है आकाश में। तो इस श्लोक में अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है चंद्रमा की। तो ऊपर की जो 3 पंक्ति हैं उनमें चंद्रमा की उपमा दी गई है, चंद्रमा की तुलना की गई है, समानता दर्शाई गई है। और ये चौथी पंक्ति में जो बभ्राज शब्द है, बभ्राज जो क्रिया है, शोभित होता है, ये बभ्राज जो क्रिया है वो 4 चरणों के लिए है, यानी कि 4 चरणों में जो कर्ता है उन सब के लिए, उन कर्ता के लिए बभ्राज क्रियापद एक है, क्रियापद एक है, परंतु उसका प्रयोग 4 चरणों में होगा। आइए देखते हैं श्लोक। हंसो यथा राजत पंजरस्थ है, पहला चरण है हंसो यथा राजत पंजरस्थ है। यथा का अर्थ है जिस प्रकार या जैसे, जिस प्रकार या जैसे। राजत पंजरस्थ है, राजत रजत का अर्थ था चांदी, तो राजत चांदी से युक्त या चांदीमय। पंजरस्थ है, पंजर का अर्थ था पिंजरा, तो चांदीमय पिंजरे में। स्थ का मतलब हो गया स्थित, तो चांदी के पिंजरे में, चांदीमय करें, चांदीमय का अर्थ हुआ चांदी से युक्त, तो चांदी से बने हुए या चांदी के, सीधा आप चांदी के भी कर सकते हैं। चांदी के पिंजरे में स्थित हंस, हंस बभ्राज सुशोभित होता है। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में स्थित हंस सुशोभित होता है, बभ्राज सुशोभित होता है। दूसरी पंक्ति है सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ है, यथा जिस प्रकार मंदर कंदरस्थ है, मंदराचल, अचल का अर्थ होता है पर्वत, तो मंदराचल, मंदराचल की कंदरस्थ है। कंदरा, कंदरा का अर्थ था गुफा, तो गुफा में स्थ का अर्थ हो गया स्थित, और यथा का अर्थ था ही जैसे। जैसे मंदराचल की गुफा में स्थित कौन सुशोभित होता है? सिंह अर्थात शेर सुशोभित होता है। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में हंस शोभा पाता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है जिस प्रकार मंदराचल की गुफा में शेर शोभा पाता है। तीसरी पंक्ति वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, यथा जिस प्रकार या जैसे। वीर, वीर गर्वित कुंजरस्थ है, गर्वित होता है अभिमानी, अभिमानी या मदमस्त, मद का अर्थ भी घमंड होता है, तो मद में चूर, अभिमान में चूर, तो अगर्वित का अर्थ हो गया अभिमानी। कुंजरस्थ है, कुंजरस्थ है जो शब्द है उसमें हो जाएगा, कुंजर का अर्थ होता है हाथी, तो हाथी पर स्थ का मतलब स्थित या बैठा हुआ। तो वीर जिस प्रकार अभिमानी हाथी पर बभ्राज शोभा पाता है या सुशोभित होता है। तो अब तक जो 3 चरण पढ़े हैं उनका हिंदी अर्थ एक बार अच्छे से जान लें, फिर चौथा चरण हमें अपने आप समझ आ जाएगा। जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में हंस शोभा पाता है, जिस प्रकार मंदराचल की गुफा में शेर शोभा पाता है, जिस प्रकार मदमस्त हाथी पर वीर या बहादुर योद्धा शोभा पाता है, तथा अम्बरस्थ, चौथी पंक्ति में है तथा, तथा का अर्थ हो गया उसी प्रकार, उसी प्रकार। अम्बरस्थ, अंबर का अर्थ होता है आकाश, तो उसी प्रकार आकाश में स्थ का अर्थ हो गया स्थित, उसी प्रकार आकाश में स्थित, अंबर आकाश में स्थित, उसी प्रकार आकाश में स्थित। चंद्र अपि, ये जो श है इसके यहाँ विसर्ग बन जाएंगे गर्वित कुंजरस्थ के बाद, तो ये श इधर हट जाएगा यहाँ से। तो चंद्र अपि का अर्थ हो गया चंद्रमा भी, उस तथा उसी प्रकार अंबरस्थ आकाश में स्थित चंद्र अपि, चंद्रमा भी बभ्राज सुशोभित होता है। उसी प्रकार चंद्रमा भी आकाश में सुशोभित होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में हंस शोभा देता है, मंदराचल की गुफा में शेर शोभा देता है, मदमस्त हाथी पर वीर शोभा देता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी आकाश में शोभायमान है, आकाश में शोभा दे रहा है या आकाश में सुशोभित हो रहा है। ये हुआ हमारा दूसरा पाठ पूर्ण। और अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पाठ को अच्छे से सुने, समझें, जानें, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी आशा के साथ और अनुरोध के साथ आप सभी का धन्यवाद।